हेलो, अलजेब्रा सीरीज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। अब हम करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने पिछले सेशन में वन वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया था, उसके छोटे छोटे हमने 5 क्वेश्चंस किए थे। आज हम टू वेरिएबल्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे या उसका क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसे होगा, उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। रिमेंबर, हम अंग्रेजी को ट्रांसलेट कर रहे थे मैथमेटिक्स में, उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसके ऊपर ध्यान देंगे। क्वेश्चन को सजाने वजाने की जरूरत नहीं होती, आप इक्वेशंस बनाइए और उसको सॉल्व करने का प्रोसेस मेथड समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स टेक अ लुक एट दैट। उसी बीच में जहां जहां थियरी आएगा मैं वो भी एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। आप अपने पेन से अपने नोटबुक में नोट करते जाइए और उसको ध्यान से इस्तेमाल करते जाइए। ये एक बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है जो कि कैट में भी पहले आ चुका है। नंबर्स अलग रहे होंगे, हमने नंबर्स को बदल दिया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया है, लेकिन क्या वो एक्चुअली डिफिकल्ट है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बोल रहा है? द मंथली इनकम्स ऑफ P and Q आर इन द रेशियो 7:5 एंड देयर एक्सपेंडिचर्स expenditure ones in the ratio 16:11. If each saves 1800 per month, find the monthly income of P. अब यहां पे समझने वाली बात है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिखते हैं कि टू वेरिएबल के हैं, बट वो एक्चुअली नहीं होते। आप हमेशा ये ध्यान रखो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इक्वेशन जितने कम हो उतना अच्छा, इसीलिए हम इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। यहां पे बनाने से पहले ही अगर वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए तो कितना ही मजा आए। क्या कर सकते हैं? देखिए, हमें यह पता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है सेविंग। इनकम में से खर्चा निकाल दो, कमाई में से खर्चा निकाल दो तो क्या बचेगा? सेविंग बचेगा। लेकिन इसी चीज को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इनकम माइनस सेविंग, क्या ये इक्वल टू एक्सपेंडिचर होगा? यस, बिल्कुल होगा। तो हम क्या करेंगे? हम इनकम से शुरुआत करेंगे। P एंड Q, इनकी इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है? 7:5। तो क्या मैं P का इनकम 7x और Q का इनकम 5x ले सकता हूं? यस, बिल्कुल ले सकता हूं, रेशियो हमको अलाउ करता है। एक्सपेंडिचर छोड़ दो, सेविंग के बारे में सोचो। सेविंग क्या है? सेविंग है 1800 और दूसरे का भी 1800। अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूं, इनकम में से सेविंग सबट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा? एक्सपेंडिचर। यहां से वो एक्सपेंडिचर कितना दिखेगा? 7x माइनस 1800। बहुत ध्यान से देखो, 7x माइनस 1800 P का एक्सपेंडिचर। Q का एक्सपेंडिचर क्या बनेगा? इनकम 5x, सेविंग 1800। सो 5x माइनस 1800। ध्यान से देखो, ये दोनों आइटम्स क्या है? ये दोनों एक्सपेंडिचर्स है। किसके? P और Q के। एंड क्वेश्चन में उसका रेशियो क्या दे रखा है? एक्सपेंडिचर का रेशियो 16:11। क्या ये बात समझ आती है कि इन दोनों का रेशियो 16:11 है? राइट। अभी मैंने क्या किया यहाँ पे? पहला क्वेश्चन है टू वेरिएबल का, बट मैं टू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर ही नहीं रहा हूं। क्यों? मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जहां तक हो सके वेरिएबल्स की संख्या कम से कम रखें, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम से कम इस्तेमाल करें। इस क्वेश्चन में क्या ये पॉसिबल था कि 2 की जगह 1 से कर सके? यस, तो करो ना। 7x माइनस 1800 डिवाइड बाय 5x माइनस 1800, एंड ये किसके बराबर होना चाहिए? एक्सपेंडिचर का रेशियो है, तो दिस शुड बी इक्वल टू 16/11। कीप इट एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे और ऐसे। टेबल का मैं कुछ नहीं कर सकता, टेबल तो आपको याद करना पड़ेगा। सो 11 into 7 77x माइनस 1800 into 11 19800। ठीक है, 16 into 5 80x। ओके, वेरी गुड। 16 into 18 कितना बन जाएगा? 28800 माइनस 28800। देखो क्या बन रहा है, कुछ समझ आ रहा है? यस, 77x 80x। 77x को उधर भेज दो तो 80 माइनस 77 3x बन जाएगा। ठीक है, 28800 इधर भेज दो, इसको इस तरह भेज दो तो 19,800 28,800। सो मेरे ख्याल से ये बन जाएगा 9,000। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 9,000 बाई 3 3000। x की वैल्यू आ गई। क्या चाहिए हमें? फाइंड द मंथली इनकम ऑफ P। P का इनकम क्या था? P का इनकम था 7x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 into x। x की वैल्यू 3000, 7 into 3000 दैट इज 21,000। राइट, ठीक है। तो ये हमारा सवाल था, चेक कर लो एक बार। ये 21,000, ये हमारा 5 into 3 15,000 बन जाएगा। ठीक है, 15,000 एंड 21,000 माइनस 1800 कितना बना? 19,800। और ये कितना बन जाएगा? 50,000 माइनस 1800 13,200। डिवाइड कर सकते हैं क्या? डिवाइड 0 0 11 से डिवाइड होगा तो ये कितना बनेगा? 11 से बन जाएगा 12 से डिवाइड होगा। एक्चुअली 11 से नहीं,
12 से, क्योंकि 198 11 से डिवाइड होता है 16 इंटू 18, दैट इज 28,800, 11 से ये डिवाइड होगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैंने गलत लिखा है शायद, इसको हम कर दें, वेट, इसको हम कर दें, हाँ ये 21,000 था ना, 21,000 माइनस 1,800, ये बन गया 19,200, ठीक है, और ये बन गया 15,000 माइनस 1,800, दैट इज 13,200, राइट। सो 0 0 0 0 कैंसिल, ये 12 से कैंसिल होगा 16 और ये 12 से कैंसिल होगा 11। सो 16:11, देखो जरा क्या था, यही था क्या? यस, सो एवरीथिंग इज परफेक्ट। सो हमारा जो आंसर ऑफ द क्वेश्चन है वो क्या था? दैट इज 21,000, राइट। 21,000 इज दिस वैल्यू विच इज इनकम ऑफ P, which find the monthly income, that is 21,000 rupees। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। A man's age is, अगेन देखो ये एज वाला क्वेश्चन आ गया बड़ा सुंदर सा, राइट। A man's age is 4 times the sum of ages of his 2 daughters। 3 लोग हो गए, man and 2 daughters। After 3 years his age will be thrice the sum of his 2 daughters age। फाइंड द एज ऑफ द मैन। हमें मैन का एज चाहिए, डॉटर का नहीं। चलो एक काम करते हैं, मैन का एज हमने अज्यूम कर लिया x years, और जो डॉटर्स हैं, डॉटर्स कितनी हैं? 2 हैं, उन दोनों का एज हमने अज्यूम कर लिया a और b, एक का एज a, दूसरे का एज b। ठीक है, ये ईयर्स बार बार नहीं लिखते, उसको हटा देता हूं। सो x जो है वो मैन का एज है और बेटियों का एज a और b है। ठीक, आफ्टर 3 इयर्स, अच्छा ये है प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट मतलब आज की बात है। तो 3 इयर्स लेटर, 3 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स क्या सिचुएशन होगा? मैन का एज कितना हो जाएगा? मैन का एज हो जाएगा x + 3। जो बेटियां हैं, डॉटर्स हैं, उनका एज, दोनों का एज 3 साल बढ़ेगा, तो एक का होगा a + 3, दूसरे का होगा b + 3। अच्छा, यहां कुछ सिचुएशन था क्या? यस था ना, मैन्स एज इज 4 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस, right, of the daughters। So x is equal to 4 times the sum of the ages of daughters, 4a + b। So x की वैल्यू हो गई 4 times a + b, या यहां से a + b की वैल्यू हो गई x/4। ठीक है, अब ये देख के ऐसा लग रहा होगा कि 3 वेरिएबल है, देखते हैं 3 वेरिएबल है भी नहीं, x a b, क्या वो 3 वेरिएबल बनता है? यहां से देखेंगे क्या है। अभी यहां पे क्या है? इट सेज थ्राइस, मतलब आदमी का जो एज है यहाँ पे x + 3 वो है 3 टाइम्स a + 3 + b + 3, a + 3 + b + 3। बहुत ध्यान से इसको ओपन करिए, x + 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, अंदर क्या बनेगा? a + b + 6, a + b + 6, और 6 3 18 बन जाएगा। तो हमने a + b को अलग कर दिया, नंबर्स को अलग कर दिया। अब ये फायदा होगा, a + b की जगह x/4 रख दो, a + b की जगह x/4 रख दो, और ये 3 को उधर भेज दो, तो हमारे पास आ गया x = 3 इंटू a + b की जगह x/4 और प्लस 18 - 3, ये हो गया हमारा 15। नाउ x - 3x/4 वो बन जाएगा x/4, ये देखो ये पूरा 3x/4 इधर आ जाएगा, x - 3x/4 x/4, दैट इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 × 15 60। तो हमें a और b के बारे में जानने की जरूरत भी नहीं है। फाइंड द एज ऑफ द मैन, मैन का एज कितना लिया था? x, सो दैट हैज टू बी 60 इयर्स। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 60 इयर्स हो गया। ठीक है, सो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखें, सीधे सीधे ध्यान से जो है लैंग्वेज को पढ़े, उसको ट्रांसलेट करें, इक्वेशंस बनाए, सॉल्व करें, एंजॉय करें, दैट्स इट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अब ये देखो, एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशंस इन अदर चैप्टर्स। ये क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है? डाउनस्ट्रीम। कहां देखा है ऐसा? अपस्ट्रीम। ये रिवर स्ट्रीम का क्वेश्चन है। रिवर स्ट्रीम का क्वेश्चन किस में होता है? टाइम स्पीड डिस्टेंस में, और उसके अंदर भी हमारा इक्वेशंस अप्लाई होगा ऑब्वियसली, है ना। हमें पता है कि डिस्टेंस जो होता है दैट इज स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या बोल रहा है? डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, इस तरह की कुछ बात हो रही है। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है? डाउनस्ट्रीम में रिवर हमको हेल्प करता है, तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो अगर हमारे बोट की अपनी खुद के दम पे जो स्पीड है अगर वो b है और रिवर की स्पीड r है, तो डाउनस्ट्रीम के केस में हमारी नेट स्पीड क्या बन जाएगी? ध्यान देना, b क्या है? b है बोट का स्पीड, r क्या है? रिवर का स्पीड। लेकिन डाउनस्ट्रीम के केस में दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों मिलके काम करेंगे, तो b + r हो जाएगी। उसी तरह से अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या होता है? अगेंस्ट स्ट्रीम, धारा के खिलाफ,
लहरों के खिलाफ। तो जब आप उसमें जाओगे तब आपकी बोट की स्पीड तो b ही है, रिवर की स्पीड r है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन बदल गया अब जो इफेक्टिव स्पीड होगा या जो नेट स्पीड बनेगा वो कम हो जाएगा। वो क्या होगा? वो b माइनस आर हो जाएगा। यानी हम जब भी ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे उसमें स्पीड की जगह डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, डाउनस्ट्रीम होगा तो b प्लस आर इस्तेमाल करेंगे स्पीड की जगह, अगर अपस्ट्रीम होगा तो b माइनस आर इस्तेमाल करेंगे स्पीड की जगह। ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। चलो क्वेश्चन देखते हैं कैसे दे रखा है। क्वेश्चन क्या है? रोहित कैन रो, वो रो मतलब चप्पू चलाना ऐसे, डाउनस्ट्रीम इन 30 किलोमीटर्स इन 3 hours. So this 30, remember distance is equal to speed into time. प्राइमरी फॉर्मूला यही रहेगा। स्पीड की जगह हमें डाउनस्ट्रीम वाला नेट स्पीड लेना है b प्लस आर, और अपस्ट्रीम वाला जो नेट स्पीड लेना है वो b माइनस आर। तो 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम के लिए है तो स्पीड कौन सा आएगा? डाउनस्ट्रीम वाला स्पीड यानी b प्लस आर ऐसा आएगा। टाइम कितना है? 3। तो यहां से b प्लस आर कितना मिला हमें? b प्लस आर मिला 3, इधर डिवाइड कर दो 30/3 दैट इज 10। ये क्या बना? ये एक इक्वेशन किसमें? 2 वेरिएबल्स में। कौन से 2 वेरिएबल्स? b और r। वेरी गुड। अपस्ट्रीम 6 किलोमीटर इन 3 hours, 6 इज इक्वल टू b माइनस आर नेट स्पीड हो जाएगी अपस्ट्रीम के केस में, और उसमें टाइम कितना दिया हुआ है? 3 hours इंटू 3 से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा b माइनस आर 6/3 is 2। ये दूसरा इक्वेशन उसी 2 वेरिएबल में। क्या ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो? बड़ा डिफिकल्ट है, चलो देखते हैं। सो b प्लस आर इज इक्वल टू 10, b माइनस आर इज इक्वल टू 2। क्या करेंगे? सिंपली ऐड कर देंगे। अगर हम ऐड करेंगे तो r और r कैंसिल होगा। अगर ये ऐड कर सकते हैं तो कर देंगे। b और b 2b कितना हो गया? 12। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2b इक्वल टू 12, b इक्वल टू 12/2, 6 किलोमीटर्स पर आवर। 6 कहीं पर भी रख दो, b प्लस आर इक्वल टू 10 में रख दिया तो r इक्वल टू 4 किलोमीटर्स पर आवर हो गया। ठीक है, सो इस तरह से जो है ये एक अच्छा क्वेश्चन बना, अच्छा सिचुएशन बना। वेरिएबल्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक्स वाई जेड ही डालो, अब ए बी सी डी बी आर एम पी एन क्यू कुछ भी डाल सकते हो, डजंट मैटर। इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। कौन सा था वो? ये जो बी था ना, स्पीड ऑफ रोइंग थी, बोट की स्पीड थी, बोट की खुद की स्पीड थी। ठीक है, उसी को बोलने का तरीका है ये पूरा फ्रेज, स्पीड ऑफ रोइंग और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। सो हमारी बी की वैल्यू क्या है? 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना बना? 6 किलोमीटर्स पर आवर। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, गुड एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल्स और 2 वेरिएबल्स इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज दिस से? नाउ ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। ये जो है दिस इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कैसे करेंगे इसको? इसमें याद रखना है, देखो कोई भी इक्वेशन जो इस शक्ल का हो, ax प्लस by इक्वल टू c, ये क्या होता है? ये x एक्सिस y एक्सिस पे एक लाइन बनाता है। हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं अभी सिर्फ इसीलिए तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि अगर 2 वेरिएबल का कोई इक्वेशन है वो इस तरह से एक लाइन बनाएगा। वो लाइन ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, सॉरी कर्व नहीं होगी, सीधी होगी। सो दिस इज स्ट्रेट लाइन, दे क्रिएट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दे क्रिएट अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब उसमें क्या है? आप एक चीज समझो, अगर दो इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2। ठीक है, अगर तो ऐसा हो, पहला कंडीशन ये है, अगर तो ऐसा हो कि a1 अपॉन a2 is equal to b1 अपॉन b2 is equal to c1 अपॉन c2, तो अब क्या होगा? ये दोनों इक्वेशंस जो होंगे इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? पहले तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये कंडीशंस आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे तो इसकी जो लाइनें बनेंगी वो क्या होंगी? सेम लाइंस होंगी। अरे सोचो ना यार, 2 लाइंस या तो एक पॉइंट में मिल सकते हैं या बिल्कुल नहीं मिल सकते हैं या एक के ऊपर एक हो सकते हैं। ये कौन सा वाला सिचुएशन है? ये सिचुएशन है एक के ऊपर एक वाला, सेम लाइंस। ध्यान से तो देखो कंडीशन, बेसिकली सेम इक्वेशन है ना। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 क्या है? रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x। b1 अपॉन b2 क्या है? रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ y। c1 अपॉन c2 क्या है? रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म्स। तो ये पहला केस 1 याद कर लीजिए। अगर ये तीनों रेशियोज बराबर है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एंड सेम लाइंस एंड या वेरी सिंपल सिचुएशन। दूसरा, अगर मैं इसमें दूसरा कंडीशन लूं, केस 2, सेम सिचुएशन, a1x प्लस b1y equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2। अब इसमें क्या है? ये क्या बोल रहा है? इसको ध्यान से देखेंगे।
हमें चाहिए पैरेलल लाइंस। ओके, दिस इज केस 2। केस 2 होता है जिसमें हम बोलते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ध्यान से देखो, पिछले वाले में भी था ये, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ध्यान से देखिए, पिछले वाले में तीनों इक्वल थे, यहां पे क्या बदल गया, तीसरा वाला बराबर नहीं है। ठीक, इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा, इस तरह की सिचुएशन में दो लाइनें बनेंगी जो पैरेलल होंगी, दो लाइनें बनेंगी जो पैरेलल होंगी, वो कभी भी नहीं मिलेंगी। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। देखो ना, कोई भी मीटिंग नहीं हो रही उनकी, सॉल्यूशन तो तब बनेगा जब उन दोनों लाइनों की कोई प्यार भरी मुलाकात होगी। यहां पे कोई मुलाकात, कोई मीटिंग नहीं हो रही है, तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ नो सॉल्यूशंस। एंड इस केस में पैरेलल लाइंस बनेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी। ठीक है, ये हमारा ये वाला क्वेश्चन है। ठीक, बट बिफोर आई गो टू दिस क्वेश्चन, okay, I'll take the case 3 and then I'll come back to this question. Case 3 क्या होता है, वापस से वही, a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2. Case 3 क्या होता है, Case 3 होता है if I have a1 upon a2 equal to b1 upon, sorry, not equal to b1 upon b2. इस केस में c1 upon c2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, ध्यान दीजिए, a1 upon a2 अगर वो b1 upon b2 के बराबर है तो पिछले दोनों केस थे, उनके लिए हमें c1 upon c2 चेक करने की जरूरत थी। ठीक है, क्योंकि उसी के बेसिस पे केस क्वेश्चन बन रहा था, केस बन रहा था। अगर a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2 है तो c1 upon c2 चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लाइन ना तो पैरेलल होंगे ना ही सेम होंगे, वो दो अलग अलग लाइनें होंगी जो किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी। c1 upon c2 चेक जो भी वैल्यू हो उसकी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये दोनों रेशियो बराबर नहीं है तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और उस केस में जो लाइनें बनेंगी वो कैसे होंगी, आई थिंक आप देख सकते हो, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। ठीक है, ये हमारे तीन ही केस होते हैं दो वेरिएबल के लिए, तीन से ज्यादा केस नहीं हो सकते। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आ जाइए, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, बोला द लाइंस गिवन बाय 5x plus my is equal to 3 and 3x plus ny is equal to 5। चेक करिए, ये हमारा, और ये पैरेलल लाइन होनी चाहिए। पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन था, अगर वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लीजिए, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। आप बहुत ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे a1 upon a2 कितना है, 5/3 है, and c1 upon c2 कितना है, 3/5 है। तो एक बात तो क्लियर है that a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, है कि नहीं, दिख तो रहा है, देख लो खाली ध्यान से, 5/3 is not equal to 3/5। ठीक है, अब रहा b1 upon b2 किसके बराबर है, m/n है, नहीं 9 है, होल्ड 9 है। अच्छा, वही मैं सोचूं दो कहां से आ गए, 9 है। अच्छा, तो दिस इज m/9। अरे यार, मैं 9 का n क्यों लिख रहा हूं, कोई बात नहीं। सो ये हो गया 9। सो क्या मैं यहां से m की वैल्यू निकाल सकता हूं, ध्यान से देखिए, यस, 5/3 is equal to 5/m/9, 5/3 is equal to m/9। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 9 5 45/3, 15। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 15। दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 5x plus 15y और ये 3x plus 9y, परफेक्ट। ठीक है, सो ये एक बहुत बढ़िया सा सिचुएशन हमने इसमें कंप्लीट किया। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट सेज the sum of two-digit number and the number obtained by reversing the order of its digits is 121। पहले तो ये समझे कि कोई नंबर का मतलब क्या होता है, 73। क्या मतलब है इसका, 70 plus 3, that is 10 into 7 plus 3। ठीक है, अगर हमारे पास कोई नंबर है 46, इसका क्या मतलब है, 40 plus 6 मतलब 10 into 4 plus 6। यानी अगर 2 डिजिट का कोई नंबर है AB, इसका क्या मतलब है, 10A plus B। सो नंबर का अपीयरेंस अगर ऐसा है तो उसकी वैल्यू इस तरह से होगी। ऑर्डर ऑफ डिजिट चेंज करने का क्या मतलब हुआ, अगर ओरिजिनल नंबर AB है तो उसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो BA बन जाएगा, यानी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10B plus A। ये उसका वैल्यू हुआ, ये उसका प्रेजेंटेशन, ये दिखेगा, ये उसका वैल्यू है, ये दिखेगा और ये उसका वैल्यू है, ये दिख रहा है और ये उसकी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ डिजिट्स, ये दिख रहा है, ये उसकी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ डिजिट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। तो अगर कोई नंबर AB है तो उसका मतलब क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 10A plus B। अगर को उसका रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, सो ये हो गया नंबर, ये हो गया रिवर्स, रिवर्स करने से मिलेगा BA, उसकी वैल्यू क्या बनेगी, 10B plus A। उसको ऐड करो
उसको ऐड करो, सम ऐड करोगे तो क्या बनेगा, जो सम की वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, 10a प्लस a 11a प्लस 10b प्लस b 11b, सारा कुछ जुड़ गया, एक साथ ऐड हो गया, सो 11 कॉमन, a प्लस b, और इसकी वैल्यू दे रखी है 121 121, यानी यहां से मिला हमें a प्लस b। जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स का मतलब क्या होता है, डिजिट्स कोई भी चीज वैल्यू जो होगी वो 0 से लेके 9 के बीच में ही होगा, ठीक है। सो a प्लस b की वैल्यू हो गई 11, 121 इज 11 स्क्वायर, सो 11 स्क्वायर बाय 11 दैट इज 11। सो ये हमारा एक इक्वेशन बना, दो अननोन्स हैं, दो वेरिएबल्स है a और b। दूसरा एक इंफॉर्मेशन है कि द डिजिट्स डिफर बाय 5 फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब हमें यहां पे ये नहीं पता कि a बड़ा है कि b बड़ा है, कोई बात नहीं, अगर हमने a माइनस b एक बार को मान लिया, मैं क्या बोल रहा हूं, हमने मान लिया कि a माइनस बी इक्वल टू 5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले इसको तो इस्तेमाल करें। अगर ये इस्तेमाल किया, इसके साथ क्या मिलेगा, इससे a प्लस बी इज इक्वल टू 11, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो, जैसे नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन से, जोड़ दो, सो 2a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 8, अगर a इक्वल टू 8 रख दोगे किसी में भी तो b इक्वल टू 3 मिल जाएगा, यानी हमारा नंबर क्या बनेगा, 83, ठीक है। और यहीं से जो हमारा दूसरा नंबर है जो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा और वो हो जाएगा 38। ये क्यों आएगा, अगर हम ना भी करें तो भी हमारे नंबर 38 आएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता था, डिफरेंस 5 है, तो एक पॉसिबिलिटी हमने लिया a माइनस बी, दूसरा पॉसिबिलिटी ले सकते थे b माइनस a इक्वल टू 5, और वापस से वही सारा प्रोसेस करते हैं। अगर a प्लस बी इक्वल टू 11 ऐड करोगे तो a कैंसिल होगा और b भी ऐड होगा, सो 2b इक्वल टू 16, b इक्वल टू 8, और उस केस में a की वैल्यू आ जाएगी 3। सो इट इज आइदर 83 और 38, दैट these are the possible values of the number। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो हम क्या बोलेंगे, आंसर बोलेंगे 83 या फिर 38, ठीक है। तो इसमें हमने दो वेरिएबल्स के 5 क्वेश्चंस किए अभी। अब देखो, आपके लिए क्या जरूरी है कि आप कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो पहले उसमें ये समझने की कोशिश करो उसका जो लैंग्वेज है, whatever you see in the language, try to see that if there is a similar thing that appears next time, you should not have any trouble। इसीलिए इतना टाइम लगा के ध्यान से एक एक वर्ड पढ़ना है। सो शुरुआत में ज्यादा मेहनत करनी है, स्लोली करनी है, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है, और फिर धीरे धीरे अपने अटेम्प्ट का जो एरिया है, जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चंस का, वो धीरे धीरे बढ़ाना है, ठीक है। सो 2 वीडियोस हो गई। अब इसी तरह से अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस ऑन 3 वेरिएबल्स करेंगे और उसके बाद बाकी के सारे टॉपिक्स करेंगे। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल को तो अभी करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि क्या करना होता है, जिससे आपको ये पता चले कि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, आप उसको फॉलो कर सके। दूसरा एक चीज और, आपको क्या तकलीफ आ रही है, if there is anything specific that you are facing a trouble in, please mention in the comments. We'll try to work on individual issues, individual troubles that children are facing. Thank you. Bye bye.